प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हमें ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम में अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया जी, और आपके सुनने वालों का सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनाग्रेशन पर मुबारकबादी। और जी। फाइनल क्रिकेट आईपीएल का नहीं हो रहा है बारिश की वजह से, उस पे मेरी कंडोलेंसेस। मैं भी सुबह आज से वेट कर रहा था उसके लिए जी। जिन टॉपिक्स पे बात करें अपने व्यूअर्स को बताते चलें। एक तो हम बात करेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच जो है एक झड़प हुई है। तो पाकिस्तान के साथ तो मामला चल ही रहा था तालिबान का, लेकिन अब वहां पर जो हुआ है उसका क्या बैकग्राउंड है और वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, ईरान के साथ भी क्या ऐसा कुछ शुरू हो गया है। लेकिन इसी के साथ हम पहले बात करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क भारत का नया पार्लियामेंट ओपन हुआ और उसके ऊपर बहुत पूरी दुनिया के मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। पहले मैंने सोचा कि क्या ये इतनी बड़ी खबर है, लेकिन फिर जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी, तफसीलात देखी, तो वो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल जो है ना, इसमें दो तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगी। एक तो मुझे थोड़ी डिटेल्स में बताइएगा कैसा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आज क्या इतनी खासियत है, बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही है। तो सर, इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है, वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है, क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब। देखिए आलिया जी, मैं देख इंडिया की पार्लियामेंट को बड़ा करने की जरूरत है। देर इज अ डिस्कशन कि सीटें भी शायद पार्लियामेंट की मेंबरशिप बढ़ा जाएंगे, जो फिल वक्त कुछ 545 कुछ है, उससे बढ़ाया जाएगा। मुल्क बड़ा हो गया है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एंड सो इट नीड्स मोर रिप्रेजेंटेशन। तो जगह कम पड़ रही थी पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में। आप टर्की को देख लें, सिर्फ 85 मिलियन लोग हैं, लेकिन 600 मेंबर है उसके पार्लियामेंट में। इंडिया से बड़ा पार्लियामेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। आई थिंक बरतानिया भी कुछ 600 के करीब है। सो आई थिंक के देर इज ए रैशनल, नॉन पॉलिटिकल, फंक्शनल जरूरत के पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनाए। दूसरी चीज ये है कि उसमें इंडिया, देखिए इंडिया बहुत इंटेंसली कल्चरल वॉरफेयर में मौजूद है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन, हर चीज। अगर मैं आज ऑरेंज टाई पहन लेता तो लोग इसको कुछ अलग ही इंटरप्रेट करते। जब अल्बानीज फॉर एग्जांपल, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी का इवेंट सिडनी में किया, तो उन्होंने ऑरेंज टाई पहनी थी। तो आप सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में ये कॉलम्स छप रहे थे कि भाई ये क्या इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं या बीजेपी से दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो सैफरन कलर की टाई थी। तो हर चीज अगर आप सोच के करें या ना सोच के भी करें, इट सडनली बिकम सिंबॉलिक, कल्चरल सिंबल्स। तो ये एक और एक वजूहत थी कि हम बरतानिया का बनाया हुआ स्टाइल क्यों इस्तेमाल करें। वी वांट एन इंडियन कल्चरल फॉर्मेट। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग के जो मैंने अंदर के वीडियोस देखे हैं, दे आर, इट इज लाइक एनी अदर पार्लियामेंट। मतलब बहुत खूबसूरत है, क्लियरली इट्स न्यू एंड मॉडर्न। और मैंने देखा कि लोकसभा का सारा हरा कलर का है, इट्स ए ग्रीन कलर का पार्लियामेंट। मैंने उस पर ट्विटर पे कमेंट भी किया कि आई लाइक द कलर ऑल्सो। सो देर आर दोज इश्यूज, बट उससे हट के फिर ऑपोजिशन इंडिया में हैव क्रिएटेड ये पॉइंट के भाई ये वीर सावरकर की बर्थडे पर इनॉग्रेट किया जा रहा है। वीर सावरकर इज फाउंडर ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे, वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी ने इतना एलैबोरेट हिंदू रिचुअल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। आप देखें वीडियोस में, मतलब सारे, देर इज वन गाय जिसने सूरत रहमान पढ़ा है, बट उससे हट के देर आर सो मेनी हिंदू प्रीस्ट वगैरह। सो इट लुक्स लाइक ए हिंदू सेरेमोनी। और सो ये सारी चीजें चल रही हैं इंडिया में।
तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट। हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मैप अखंड भारत का बनाते वो ऐसा ऊपर आसमान से बन के खुदा ने रिवील नहीं किया। दैट वाज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मौर्यज ने कॉन्कर किया था, दूसरे उससे पहले गुप्ताज ने भी बाद में उसको एक्सपैंड किया था। सो डिफरेंट डायनेस्टीज हैव कॉन्कर्ड एंड एक्सपैंडेड इंडिया। तो मैक्सिमम साइज जो इंडिया का था, कभी उसको इंडिया भी नहीं कह सकते, द किंगडम्स दैट वर देयर एट दैट टाइम, उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। सो बट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कल्चरल वॉरफेयर के रीजंस, ऑपोजिशन भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और द हिंदुत्व जो इंटेलेक्चुअल्स है और वॉइसेस है सोशल मीडिया पे, वो भी उस पर मौजूद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तो बता दे सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर हम दे दे इंडिया को अखंड भारत विदाउट वॉर पीसफुली, वो नहीं लेंगे। मुश्किल से बीजेपी को 36-40% वोट मिलते हैं इंडिया में। अगर पाकिस्तान के 225 मुसलमान, बांग्लादेश के 160-170 मुसलमान, 400 मुसलमान 400 मिलियन मुसलमान, अफगानिस्तान से अगर ये सारे के सारे इंडिया में आ जाते तो मुसलमान शायद उनकी पार्टी इलेक्शन जीतना शुरू हो जाए इंडिया में, राइट। सो हो सकता है कि इमरान खान जीत जाए, इलेक्शन बन जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरे अखंड भारत के। यहाँ पर तो बेचारे वहां पे उनको उतने वोट नहीं मिल रहे, शायद यहाँ मिल जाए उनको। सो द पॉइंट इज के दे आर नॉट, ये ख्वाबी पुलाव है, देयर इज नथिंग, नो रियलिटी अबाउट दिस। अगर आप आरएसएस के मोहन भागवत को सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि कल्चरली, मतलब आप सब साड़ियां पहनना शुरू कर दें, आप सब होली मनाए रहे, मुसलमान इस्लाम पे रोजा रखे, नमाज पढ़े, लेकिन कॉल योरसेल्फ हिंदू, खाली आप कह दें आप हिंदू हैं, बिकॉज इट्स ए कल्चरल टर्म, नॉट ए रिलीजियस टर्म। मोदी ने खुद कहा था कि आई एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। So fine, it is a way of life. मतलब मेरी way of life is very common with lots of Hindus in India. मैं भी रोटी खाता हूँ, चाय पीता हूँ, चाय पी रहा हूँ, अभी भी एक सिप ले लेता हूँ। So my way of life is very similar. क्रिकेट देखता हूँ, आज संडे, मेरी लाइफ और मोस्ट एवरेज हिंदू की लाइफ इज वेरी सिमिलर। सुबह उठ के एक्साइटमेंट टू वॉच क्रिकेट, बट ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और वो सुबह उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अखंड भारत। एक लेवल पे वो कहते हैं कि दिस इज ए कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन। तो इंडिया का कल्चर तो बहुत पुराना है, इट एक्सटेंड्स ऑल द वे। आप कंबोडिया चले जाएं, बाली चले जाएं, अब यहाँ आ जाए, डेलावेयर में इतनी खूबसूरत हिंदू टेम्पल बनी हुई है। न्यू जर्सी में देखा मैं, 2-3 हाईवे से नजर आते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जॉर्जिया में भी फैली हुई है। सो देयर इज हिंदू कल्चर एवरीवेयर। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैं देख रही थी कि ये बात जो की गई कि ये एक सिविलाइजेशन, एक सिंबॉलिक है सिविलाइजेशन के लिए, एक कल्चरल वैल्यूज के लिए, इसलिए ये बनाया गया। इसका जो हम एक बात समझते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप वही कह रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक वे में बनाया गया है, इससे वैसा मतलब नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पाकिस्तान की शादियों का आप रिचुअल देख लें, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मेनी हिंदू शादी। ठीक है। So yes, culturally we are all from Hindustan, so we are Hindustanis. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1994 में शायद इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था टू गेट बैक POK। तो वो दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट इश्यू। मतलब ये कोशिश नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान को भी लेकर आ जाएं, कब्जा कर लें, कॉन्कर कर लें। दैट्स टू फार अवे, राइट। कर्नाटका नहीं जीत सकी ये पार्टी, अफगानिस्तान को क्या कॉन्कर करेगी? दैट्स ए डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। बट POK वाला मामला इज अ बिट डिफरेंट, और उसमें आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को, और वो समझते हैं कि हर चीज तो हो गई, टेम्पल भी बन गए, मंदिर भी, मस्जिद, बाबरी मस्जिद को तो हमने खत्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कॉन्कर POK, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कर्नाटका में हार गए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, ये दोनों, ये कैसे हो सकता है? 2024 में अब इंडिया में जब से बीजेपी
कर्नाटका का इलेक्शन हारी है, एक नई नैरेटिव निकली है कि इंडियन वोटर्स डोमेस्टिकली अलग, मतलब स्टेट इलेक्शन में अलग वोट करते हैं, नेशनली अलग वोट करते हैं। तो जब वो कर्नाटका में अगर जब डोमेस्टिक स्टेट इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, दे आर नॉट वोटिंग फॉर मोदी, दे आर वोटिंग फॉर द लोकल बीजेपी लीडर जो करप्ट है, सब जानते हैं, इसलिए उसको नहीं वोट किया। बट व्हेन दे वोट इन 2024, कर्नाटका के वोटर्स विल बी वोटिंग फॉर मोदी या राहुल गांधी, सो दे से कि दे विल प्रेफर मोदी। सो दैट इज द पॉइंट। और ये पहले भी हो चुका है 2018 में 225 या 230 का असेंबली है कर्नाटका की, और सिर्फ बीजेपी को सिर्फ 80 सीटें हासिल हुई 2028 में। लेकिन 2019 की जो नेशनल इलेक्शन थी लोकसभा में, उसने कर्नाटका को पूरी तरह से स्वीप कर दिया। दे नियरली गॉट 90% ऑफ द सीट्स। सो वो एक एग्जाम्पल है कि कर्नाटका के वोटर्स हैव वोटेड for other parties in assembly elections but voted for BJP in national elections। और शायद वो, अब आप देखें ये जो सेरेमनी है, इसे रिलीजियस सेरेमनी, ये पार्लियामेंट को इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने 2024 की कैंपेन भी इनॉग्रेट हो गई ना नरेंद्र मोदी की। ये सारी सिंबलिज्म एक्सेट्रा और कन्विंसिंग कि आप हम वो तो नेचुरली होगा। आप देखें वो हर पार्टी करेगी तो करते ही हैं इस उसमें, खास तौर पे जब ऐसा वक्त होता है तो वो तो एक ऑटोमेटिकली, ये तो 100% जगह पे है बात। जी हाँ, आपके पास रिसालत मदीना चलता है, यहाँ रिसालत हिंदू राष्ट्र चलता है, इट्स द सेम थिंग। तो अच्छा, लेकिन आपने ये कहा तो मुझे इससे ऐसा लगा कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा है? क्योंकि आपने कहा ना कि उसमें वो जीत जाएंगे। कर्नाटका के इलेक्शन से पहले द जनरल लोगों का ओपिनियन था कि सवाल एक ही था कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीतेगी या बीजेपी अलायंस के साथ जीतेगी, यानी नोबडी वाज थिंकिंग कि बीजेपी विल लूज। लेकिन कर्नाटका के इलेक्शन के बाद थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़ गया है कांग्रेस वगैरह में, ऑपोजिशन। बट द पॉइंट इज कि इट इज अ स्टेट इलेक्शन। ये और बात है कि जो दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, फिर तेलंगाना, हैदराबाद इज पार्ट ऑफ तेलंगाना, वहां पे जब इलेक्शंस होंगे, देन एज वी सी के मोमेंटम बढ़ते जाएगा, देन वी विल नो कि पब्लिक में मूड क्या है। ठीक, जी ओके डॉक्टर साहब, नेक्स्ट हमारा टॉपिक सर, ये ईरान और तालिबान के बीच जो ये झड़प हुई और कहा जा रहा है कि अब उसमें जो है वो हमारी भी गए हैं, यानी दोनों तरफ के, तो ये इसका क्या बैकग्राउंड और क्यों इनके दरमियान अभी तो हमारे साथ ही जो है वो सिलसिला चल रहा था, उस तरफ क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये झड़पें अब तक रुक गई हैं सुना में, और कोई ईरानी डिप्लोमेट इस वक्त इज इन अफगानिस्तान नेगोशिएटिंग समथिंग। अब मैं बताऊंगा वो क्या नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। तो ये सिस्तान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान के प्रोविंसेस का, वहाँ पे हुआ है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोस्ट है जहाँ से मोस्ट ऑफ द अफगान ईरान ट्रेड जो लैंड रोड से होता है वहाँ पर होता है। वो ट्रेडिंग पोस्ट बंद हो गया है, तो बेसिकली दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 लोग मारे गए, 3 ईरान में, 1 तालिबान का, या बाद लोग कह रहे हैं कि तालिबान का खुद कहना है कि एक मारे गए, इधर एक उधर एक। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी तो वहां पे आया हुआ था कि 2 तालिबान के मारे गए हैं, उस तरफ से शायद एक There are मारा गया। all kinds of reports, 3 and 1, 2 and 2, 1 and 1, इस तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सो वी डोंट नो फुल्ली व्हाट इज हैपेंड। और काफी हैवी फायरिंग हुई, ट्विटर वगैरह पे लोग मॉर्टर शेल्स के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। और इट इज इंटरेस्टिंग कि तालिबान वाज यूजिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स जो बाइडन ने छोड़ कर आए हैं। सो आर्मर्ड व्हीकल्स जो यूएस के थे वो यूज कर रहे हैं, यूएस के मशीन गन्स यूज कर रहे थे, यूएस के व्हीकल्स ड्राइव कर रहे थे तालिबान। सो इट वाज बेसिकली तालिबान विद अमेरिकन वॉर मशीन्स जो ईरान के साथ कन्फ्रंट कर। देखिए, दोनों मुल्क पिछले 10 साल से एक किस्म से उनके पास ड्राउट आया हुआ है, पानी की किल्लत है। इस हद तक के ईरान में कहते हैं कि 97% ऑफ ईरान का पॉपुलेशन और ईरान के जगह को वाटर शॉर्टेज का असर हो रहा है, जिसके वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो ये जो झगड़ा शुरू, और अफगानिस्तान में भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राउट का प्रॉब्लम। तो जो हेलमंड रिवर जो अफगानिस्तान में है, उसका पानी अफगानिस्तान से ईरान में आता है, और 1973 का एक माहिदा है जिसके बेसिस पे, जिस तरह के इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, उस तरह अफगानिस्तान की ईरान के साथ एक अग्रीमेंट है अबाउट हेलमंड वाटर शेयरिंग। तो ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान करंटली इन्होंने वो
अरेंजमेंट्स जो है पानी का वो वायलेट करके बेसिकली ईरान में पानी आने नहीं दे रहे, उस पर ये झगड़ा हुआ है। अब फिल वक्त जो डिप्लोमेट ईरान के काबुल में है नेगोशिएटिंग विद द तालिबान, इज बेसिकली रीनेगोशिएटिंग, या आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तालिबान के पास फाइलें भी नहीं होंगी पुरानी कि ये ट्रीटी था हमारा, हु नोज वेदर दे इवन नो कि उनके पुराने क्या अग्रीमेंट्स हैं। यू नो, मुझे एक मजे का जोक याद आ गया। 2000 में जब बिल क्लिंटन हारने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश इलेक्शन जीते थे, तो व्हाइट हाउस के सारे कंप्यूटर्स के जो डब्ल्यूज थे ना, वो निकाल के लेके चले गए थे क्लिंटन के स्टाफर्स। तो जब बुश के स्टाफर आए वो कंप्यूटर्स पे, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश टाइप ही नहीं कर सकते थे। सारे उनके प्रेस रिलीजेस, एग्जीक्यूटिव और जो फर्स्ट डे के लिए प्लान थे, वो सारे के सारे खराब हो गए। नेक्स्ट डे फिर वो और गवर्नमेंट की चीजें ऐसा ही इंस्टेंटली नहीं खरीद सकते, आपको उसमें वाउचर्स बनाना पड़ता, प्रपोजल, बजट, इस तरह। तो अब तालिबान के जब ऑफिसर्स रहे, तो क्या वो कंप्यूटर्स में जाके देख रहे हैं कि हमारे क्या ट्रीटीज है, क्या है? कंटिन्यूटी नहीं है ना गवर्नमेंट में और रिजीम में। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दे डोंट इवन नो कि हेलमन का हमारा ईरान के साथ कुछ अग्रीमेंट है, एंड दे मस्ट आल्सो हैव टू डिसाइड वेदर अफगानिस्तान इज गोइंग टू स्टैंड बाय ऑल द एग्रीमेंट्स मेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स या नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ दोस इश्यूज गोइंग ऑन। मेरे ख्याल से तो वो ईरानी साहब जो गए हैं काबुल, वो लेके गए होंगे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास हो ना हो, बट हमारे पास तो कॉपीज हैं, देखें आप इस ट्रीटी के। सो आई थिंक दैट इज द इश्यू। लेकिन जो मिलिट्री गाने वाने आप सुन रहे हैं, वो मुल्ला याकूब को लेकर के, मुल्ला याकूब ईरान को सबक सिखाएगा। एक तालिबान का एक कमांडर ने तो कहा कि मैं बस आई एम वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द टॉप, फिर हम नष्ट और तबाह बर्बाद कर देंगे ईरान को। इस तरह की बातें कर रहे थे वो। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर क्या एक फैक्टर वो भी है कि अब ईरान के, आपको पता है कि रिलेशंस कायम हुए हैं, और पाकिस्तान के भी बल्कि रिलेशंस कायम हुए। आपको पता है ना, ईरान के वो जो हमने बॉर्डर मार्केट्स बहुत ही मतलब अभी तो स्टार्ट है, लेकिन 8-9 बॉर्डर मार्केट्स में, उसमें से पहली 3 हुई हैं स्टार्ट, बॉर्डर्स के दोनों तरफ की मार्केट्स और सामान। तो इसमें ये भी फैक्टर है कि तालिबान इसको भी देख रहे हैं, और या आप समझते हैं, और सऊदी अरब से भी उनका हो गया है। नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग, और आई थिंक ये बिल्कुल पानी का जो कुछ उन्होंने डैम वैम छोटा मोटा कुछ बनाने की कोशिश की, या कोई कैनाल वगैरह अलग वाटर डाइवर्ट करने की कोशिश की, it could be an innocent thing without knowing कि we have this agreement. और देखिए, it is not that easy to establish जो गवर्नमेंट होती है ना, it is not easy to, मैं जो आपको मिसाल दे रहा हूँ था, तो जो व्हाइट हाउस में जब जाते हैं, देयर ऑल ओरिएंटेशन होता है, और ट्रांजिशन शुरू हो जाता है तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले से ही, where everybody is briefed, the president briefs the new president, और जो आने वाले वाइस प्रेसिडेंट। तो आप जो जॉब ले रहे हैं, जो बंदा आपसे पहले वो जॉब कर रहा है, ही ब्रीफ्स यू कि करंट इश्यूज क्या है, फाइलें कहाँ हैं वगैरह, राइट? सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर डन। ऑन बोर्डिंग कहते हैं इसको कॉर्पोरेशंस में भी, इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ ऑन बोर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई। गवर्नमेंट तो भाग गई, वो जो रह गए, जो भाग सकते वो भाग चुके थे प्रीवियस गवर्नमेंट के। एंड आई डोंट नो हाउ ऑर्गेनाइज्ड अफगान गवर्नमेंट इज कि हाँ, सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच आलिया। बाय। थैंक्स।